आज समीक्षा श्रृंखला में डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह है महानदी तथा करुकाल की एकल समीक्षा डॉक्टर रमेश कुमार टंडन द्वारा व डॉक्टर रमेश कुमार टंडन तथा उनकी निर्देशन में लघु शोध कार्य कर चुकी यामिनी राठौड़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई समीक्षा का वाचन प्रस्तुत किया जा रहा है। समीक्षक का परिचय। समीक्षक 1 रमेश कुमार टंडन। डॉक्टर रमेश कुमार टंडन का जन्म 3 जनवरी 1975। शिक्षा पीएचडी सेट। प्रकाशित पुस्तकें संग्रह पीड़ा साहित्य। गद्य पुस्तकें आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में नारी अस्मिता का धरातलीय सच। भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, भारतीय साहित्य, लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य। सम्मान पुरस्कार नवसृजन कला प्रवीण अवार्ड प्राप्त। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। संप्रति सहायक प्राध्यापक हिंदी, महात्मा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ में सेवारत। समीक्षक 2 सुश्री यामिनी राठौड़। शिक्षा एमए हिंदी, महात्मा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़। नेट परीक्षा उत्तीर्ण। साहित्यिक आयोजनों में सहभागिता एवं लेखन। कवि मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रहों महानदी और करुकाल पर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर लघु शोध प्रबंध डॉक्टर रमेश कुमार टंडन के मार्गदर्शन में संपन्न, सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त। मीनकेतन प्रधान की काव्यकृति महानदी तथा करुकाल पर एकल समीक्षा डॉक्टर रमेश कुमार टंडन द्वारा। प्रस्तुत है समीक्षा वाचन। वर्ष 2024 में प्रकाशित डॉक्टर मीनकेतन प्रधान रायगढ़ द्वारा विरचित काव्य संग्रह महानदी की प्रथम कविता व मुख्य कविता। महानदी तब रची गई थी जब कविवर प्रधान महज 21 वर्ष के एक किशोर थे। जीवन की इतनी कम अवस्था में अपने मनोभावों को व्यक्त करने का कार्य सिर्फ एक कवि हृदय ही कर सकता है। महानदी के तट पर बैठे एक बेरोजगार युवा के मन में भविष्य के सपनों को लेकर उठने वाले अनेक भावों जिसके पूर्ण होने की आशंका है को आप लिखते हैं। किशोर मन के हर एहसास को झुटलाता, कभी न आने वाले कल के इंतजार में उम्र भर ठगाता जाता। सब कुछ जानती है नदी, कितने आंसू बहे धाराओं की तरह। संस्मरण के रूप में बाढ़ की स्थिति को निरूपित करती आपकी ये कविता प्रासंगिक है। रस्सी के सहारे धाराओं में तैरते एक दूसरे मंदिर में टिकना हुआ था। 20वीं सदी में 80 के दशक का वो समय ऐसा ही हुआ करता था। हृदय को झकझोर देने वाला मंजर कविता में साफ दिखाई देता है। ये कल्पना आधारित कविता नहीं, अपितु हकीकत को बयान करते एक साफगोई रचना है। जीवन की हर अवस्था को वर्ष की हर ऋतु की तरह इस महानदी की जलधारा ने देखा है, कभी उफनते लहरते, कभी नील लहरें शांत रूप में। अन्य कविता माँ बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ी है। यह 5 भागों में लिखी गई है। इसके सार में हम कह सकते हैं कि अंतिम समय में माँ के साथ नहीं रह पाने का दुख कवि को हमेशा सालता रहता है। अपने जीवन को बच्चों एवं पूरे परिवार के लिए समर्पित कर देने वाली माँ की स्थिति कभी सुख की चाह में नहीं देखी। सीधे एवं सरल शब्दों में अनेक गहरे भावों को अपने अंदर महसूस कराती ये पंक्तियाँ कवि की विशिष्टता को उजागर करती हैं। कुल 77 छोटी बड़ी कविताएं अलग अलग दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अपने सुदीर्घ अनुभव को व्यक्त करती ये कविताएं पाठक के अंतर्मन को झंझोर देने वाली है। निश्चित रूप से वृहद जलधारा के रूप में महानदी कभी आलंबन बन, कभी उद्दीपन बन हम पाठकों के मन को भूतकाल के साथ जोड़कर भविष्य की कल्पना के लिए प्रेरित करती है। साथ ही कविताओं के रूप में भी महानदी हमारे भीतर एक चिंतनशील कवि हृदय की स्थापना में सहर्ष सजग दिखाई देती है और जीवन के अनेक भावों से प्रत्यक्ष कराती है। कवि श्रेष्ठ गुरु डॉक्टर प्रधान को महानदी के रूप में अपने भावों को हमारे बीच लाने के लिए कोटिशः बधाइयाँ। अनेक दृष्टियों से ये काव्य संग्रह पठनीय है। धन्यवाद। अब संयुक्त समीक्षा का वाचन किया जा रहा है जो डॉक्टर रमेश कुमार टंडन और यामिनी राठौर के द्वारा की गई है। समीक्षा डॉक्टर रमेश कुमार टंडन तथा यामिनी राठौर। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल पर महात्मा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया छत्तीसगढ़ में पदस्थ डॉक्टर रमेश कुमार टंडन विभागाध्यक्ष हिंदी के मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर हिंदी की पूर्व छात्रा यामिनी राठौर द्वारा शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के अंतर्गत लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया था। इसका एक अंश परिवर्धित रूप में संयुक्त रूप समीक्षक द्वय डॉक्टर रमेश कुमार टंडन और सुश्री यामिनी राठौर से प्राप्त समीक्षा का वाचन यहाँ प्रस्तुत है। समीक्षा कवि मीनकेतन प्रधान के व्यक्तित्व कृतित्व के विस्तृत विवेचन का संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत है।
आलोचक कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के प्रसिद्ध काव्य संग्रह महानदी एवं करु काल के संबंध में कुछ विचार हिंदी साहित्य पाठकों के समक्ष रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हिंदी साहित्य में वर्तमान समकालीन कविता को निरंतर समृद्ध करते हुए कविता की अस्मिता का भावी लेखांकन भी कवि डॉक्टर प्रधान द्वारा किया जा रहा है। इस दृष्टि से उनके दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल का विशेष महत्व है। ये रचनाएं पिछले 50 वर्षों की धारा को आज के जीवन संदर्भों में खासकर कोरोना काल तथा उसके बाद एक नई दिशा देने का संकेत कर रही हैं, जिनका बिंदुवार विवेचन अधोलिखित है। कथ्य विश्लेषण। महानदी काव्य संग्रह छत्तीसगढ़ की गंगोत्री स्वरूपा महानदी की वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा और जीवन मूल्यों के साथ ही सामाजिक जीवन यथार्थ पर विशेष रूप से केंद्रित है। महानदी के तट पर कवि मीनकेतन प्रधान का जन्म होता है और क्रमशः लगभग 50 वर्ष पूर्व किशोरावस्था के आरंभ में ही रचनात्मक संवेदना की धाराएं फूटती हैं। महानदी का ये तट इसलिए भी आज चर्चा के केंद्र में अधिक है क्योंकि 18वीं सदी के अंतिम दशकों में छत्तीसगढ़ के वर्तमान सक्ती झेलांतर्गत चंद्रपुर के पास महानदी तटवर्ती छोटे से गांव बालपुर में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे जैसे साहित्य मनीषियों का जन्म हुआ। उसी की ठीक दूसरे तट पर वर्तमान सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव लिपटी में मीनकेतन प्रधान का जन्म 1958 में होता है। बीच में महानदी पारंपरिक साहित्यिक चेतना का हस्तांतरण करती प्रतीत हो रही है। आज कवि प्रधान उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समकालीन हिंदी कविता की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोनाकालीन परिदृश्य को एक प्राकृतिक महामारी जनित बाह्य घटना के ही रूप में नहीं बल्कि आंतरिक मनोभावों और मानवीय संवेदनाओं के उच्चतम धरातल पर ले जाकर सर्जनात्मक औदार्य प्रदान करते हैं। कदाचित इतने व्यापक मनोभाव और मूल्य चेतना की सर्वाधिक सार्थक कविता लिखने वालों में मीनकेतन प्रधान अग्रणी कवि हैं। इस काल में कोरोना विषयक अनेक कविताएं पूरी दुनिया में लिखी गई और विभिन्न माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार भी हुआ, किंतु अंशतः कविताओं को छोड़कर शेष रचनाएं घटनापरक और विवरणात्मक हैं, जबकि मीनकेतन प्रधान जी की कविताएं संवेदनात्मक और युग बोध से जुड़ी मानवीय प्रवृत्तियों को स्थायी महत्व देते हुए लिखी गई हैं। इसलिए उनकी निर्वैयक्तिक और विचारों तेजक कविताओं का विशिष्ट महत्व है, जिसका विवेचन विश्लेषण अपेक्षित है। मीनकेतन प्रधान जी के काव्य महानदी में संग्रह शीर्षक कविता सहित विभिन्न भावबोध की कुल 77 कविताएं हैं। पहली लंबी कविता महानदी में वर्षाकाल, शीतकाल और ग्रीष्मकाल में महानदी के बदलते स्वरूप को जीवन के विविध संदर्भों से जोड़कर परिवर्तन और विकास के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को विस्तृत फलक पर अभिव्यक्त किया गया है। महानदी पर पहले भी अनेक कविताएं लिखी गई हैं। खास बात यह कि मीनकेतन का कवि केवल कल्पना से कविता नहीं लिखता, अपितु उसका भोक्ता होने के साथ ही समूचे ग्राम्य जीवन और लोक संस्कृति को अपनी संवेदनाओं में पिरोता है। यहाँ केवल प्रकृति का वर्णन नहीं, उसके बाहरी भीतरी प्रभावों का प्रक्षेपण भी जीवंत रूप में है। वह स्वयं इन भावधाराओं में बह रहा है, उसका भोक्ता और प्रयोक्ता है। प्रकृति, समाज, परिवेश के प्रति कवि की संबद्धता से युक्त सारी कविताएं इस दौर को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि दिशांतरण का भी संकेत करती हैं। महानदी कवि के रचना संसार की उत्स भूमि है, जिसकी पहली कविता में कवि के बचपन से लेकर युवाकाल तथा परवर्ती समय के विविध दृश्य रचनात्मक औदार्य से प्रकट होते हैं। भाषा शैली और बिंब प्रतीकों को अपने आसपास से उठाकर कवि ने नए प्रतिमान गढ़े हैं। ये उदाहरण देखिए। महानदी। तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के, लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। महानदी के इस कालिक सांस्कृतिक महत्व को एक तरह से किसी महाकाव्य के आरंभ में वंदना की तरह वे लिखते हुए क्रमशः गर्मी, वर्षा, शीत ऋतु के परिवर्तनों और प्रभावों को दर्शाते हैं और अंतिम छोर पर समुद्र के लघु आकार में महानदी को देखते हैं। ये मीनकेतन प्रधान की काव्य दृष्टि की व्यापकता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की सिहावा पर्वत श्रेणियों से निकलकर उड़ीसा के हिंद महासागर में विलीन होकर समुद्र के अस्तित्व को प्रतिबिंबित तो करती ही है महानदी। देखिए कवि की ये भावना महानदी कविता शीर्षक से।
समुद्र का लघु आकार बचपन से देखता मैं तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को समझने बुझने की कोशिश करता, कभी सुबह कभी दोपहरी, तो कभी देर ढलती सांझ रात तक, तो कभी सारा दिन उसी तट पर तुम्हारे संग रमा रहता मेरा युवा मन, फिर बढ़ता अनिश्चित दिशाओं की ओर। संग्रह में महानदी विषयक अन्य कविताएं भी हैं। कविताओं के क्रम को संभवतः रचना काल के अनुसार नहीं रखा गया है, इसलिए पहली कविता के बाद माँ शीर्षक की 5 कविताएं हैं। इन कविताओं में कवि के लिए महानदी और माँ में कोई फर्क नहीं है। भौतिक रूप से माँ की पृथक सत्ता अवश्य है, किंतु माँ विषयक कविताओं में माँ की मृत्यु से उपजी संवेदना क्रमशः अपने भौतिक रूप से परिवर्तित होकर अंत में महानदी की सांस्कृतिक चेतना में पर्यवसित हो जाती है। कवि इसे कोई धार्मिक या आध्यात्मिक रहस्यात्मक रूप नहीं देता, बल्कि प्रकृति से अपने मातृभावों को जोड़कर सामाजिक जीवन मूल्यों को स्थापित करता है। ये इन कविताओं की खूबी है और समकालीन हिंदी कविता के वर्तमान स्वरूप में नई स्थापनाओं का सूत्रपात भी। देखिए इन पंक्तियों में माँ के विराट प्राकृतिक सांस्कृतिक स्वरूप को। माँ एक कविता से। रही मगर वो जहाँ एक साबुत गांव रहा, जिधर गई महानदी बही अब भी बहती माँ जैसी, कभी सूख भी जाए तो फूटती रहेगी धराधार बन, माँ युगों तक। माँ शीर्षक कविता में अपने घर से दूर रहने वाली माँ के अंतिम समय में उनके अंतर्मन की मनोदशा को झांकने और आंकने की मर्मस्पर्शी अनुभूति का उदाहरण देखिए। एक दिन वो दूर शहर बच्चों की पढ़ाई में खप गई अचानक, हमेशा के लिए कोई था नहीं उसके पास, मैं सोचता आखिरी वक्त कैसा लगा होगा उसे। इसी तरह स्वाधीनता दिवस, चंद्रयान, हिंदी दिवस, दुनिया, वक्त, आदमी, जुगाड़, चला था अकेला, बात, बरसों बाद, मनमाफिक, दो मुहे, प्रवास, कुरुक्षेत्र, चुनाव परिणाम, मुसाफिर, मुखौटा आदि कविताएं अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित हैं। कवि का रचना संसार बहुत विस्तृत है। वह अपने समय की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखता है। झंडाबरदार कविता में राजनीतिक खोखलेपन और स्वार्थपरकता का एक नमूना देखा जा सकता है। चुनावी रैली, भाषणबाजी, एक दूसरे की टांग खिंचाई, दौड़कर मंच पर चढ़ते लोग, रेलम पेल, ठसाठस भीड़, पार्टी के झंडाबरदार, लूले लंगड़े सभी कूदते। आज की पूंजीवादी व्यवस्था में किस तरह अपने आर्थिक हितों के लिए चालाकी चली जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है 8 पंक्तियों की ये छोटी सी कविता इस्तेमाल। ऊंचे बैठा शख्स अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता, मौका लगते ही दोनों का बराबर इस्तेमाल करता, जरूरत के हिसाब से दुनिया की गोलाई नापने। उक्त पंक्तियों में रेखांकित है वैश्वीकरण में पैंतरे बदलता नया पूंजीवाद। इसी तरह लेबर चौक कविता में मजदूरों की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। खास बन जाता कविता में राजनीतिक स्वार्थ से घिरे लोगों के चरित्र को उजागर किया गया है। इस कविता में कवि की भाषा सुनने लायक है। चुनाव में घर घर, रात में भर भर, रैली में हाय तौबा, वोट में धूम धड़ाका, तराजू के आमने सामने, कुर्सी के आगे पीछे, किसी से सटे चिपके, फीता काटने सजे संवरे, गद्दी के ऊपर नीचे, उद्घाटन में जोर चमके, टिकट कटाने धक्का मारते, बैंक में खिड़की भीतर। इस 5 पेज की कविता में अन्य भी सारी विसंगतियां सूत्रात्मक भाषा शैली में उजागर हुई हैं। महानदी का शिल्प करुकाल की तुलना में अधिक रूपात्मक है। इसमें दृश्यात्मकता, लय और संगीतात्मकता की छाया अधिक दिखाई देती है। यहाँ भाषा में एक प्रवाह है जो नदी की गति को शब्दों में रूपायत करता है। कहीं कहीं कविताएं गद्यात्मक शैली में है, परंतु वे भी एक विशिष्ट काव्यात्मक गहराई लिए होती हैं। कवि का शिल्प सूक्ष्म है, कहीं प्रतीकों का प्रयोग है तो कहीं बिंबों की मृदुलता दिखाई देती है। महानदी संग्रह केवल प्राकृतिक सौंदर्य की कविता नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की विषमता, मनुष्य की अंतर्भावना, आम जन की पीड़ा और विकास की प्रेरणा का भी चित्रण है। देखिए जुगाड़ 3 कविता का ये उदाहरण। उन्हें दोषी कहलाना गवारा नहीं, खास के खास जो है किसी की चिंता नहीं, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, रातों रात सबका जुगाड़ हो जाता। उक्त कविता हमारे समाज में फैले दोहरे मापदंड, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की तीव्र आलोचना करती है। यह दर्शाती है कि कैसे प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नियम होते हैं और आम जनता को अन्याय सहना पड़ता है। इस संग्रह की शुरुआत महानदी से होती है और समाप्त भी महानदी से ही। अंतिम 3 कविताएं 74 कविताओं से बिल्कुल भिन्न हैं, भाव और शिल्प दोनों दृष्टि से। कुरूरी 1, कुरूरी 2, कुरूरी 3 ये कविताओं के शीर्षक हैं। मुकुटधर पांडे जी की प्रसिद्ध कविता कुरूरी के प्रति शीर्षक से मिलता जुलता शीर्षक है। बल्कि यूं कहें
कि बिल्कुल समान के प्रति शब्द को छोड़कर तुलना केवल पारंपरिक मिफास की दृष्टि से की जा सकती है। कविता का केंद्र बिंदु वही महानदी है। कोरोना काल में उपजे कारुणिक भाव अपने अर्थ में विस्तार पाकर कुरूरी के प्रतीक रूप में वैश्विक मनोभावों को ध्वनित करते हैं। इसका भाव पांडे जी से पूरी तरह अलग है, एक तरह से उनकी कविता का नवोन्मेष है। इसमें महामारी की शोकाकुल परिस्थितियों से लेकर युद्ध जनित विनाश की कारुणिकता भी है, जिसे मीनकेतन प्रधान जी ने आधुनिक संदर्भों में उजागर किया है। इसका शिल्प विधान पांडे जी की तरह सरसी छंद में है। अपने पुरोधा कवि से प्रेरणा प्राप्त कर एक तरह से उस कड़ी से जुड़े रहना चाहता है कुरूरी का कवि। कुरूरी 3 में आज की कविता के दिशांतरण की बात कही गई है, जिसे डॉक्टर प्रधान ने करुकाल नाम दिया है। नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते हैं करु कविता के बौर। डॉक्टर प्रधान के दूसरे संग्रह का बीजांकुरण उक्त पंक्तियों में देखा जा सकता है। 21वीं सदी में लगते करु कविता के बौर। कदाचित यहीं से जन्म होता है करुकाल संग्रह की कविताओं का। करुकाल काव्य संग्रह में 57 छोटी बड़ी कविताएं हैं। संग्रह के शीर्षक से ज्ञात होता है कि कोरोनाकालीन कारुणिक परिस्थितियों को ये कविताएं सन 2020-21 में विश्वव्यापी संक्रमण कोविड-19 की वजह से घटित हुई वैश्विक महामारी के समय गुजरे संत्रास के विविध पहलुओं पर कारुणिक दृष्टि डालती हैं। इन 31 कविताओं में करुकाल शब्द का प्रयोग कवियुगीन प्रवृत्तियों का संकेत कर रहा है। क्रमशः करुकाल शीर्षक की कविताओं में प्रयुक्त करुकाल शब्द करुकाल शीर्षक की प्रत्येक 31 कविताओं में 31 बार सटीक संदर्भों में हुआ है। ये प्रयोग सर्वथा नवीन और नामकरण की दृष्टि से एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। इनका उल्लेख यहाँ क्रमशः किया जाना उचित होगा, जैसे करुकाल 1। करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी, रोज रोज छीना झपटी पैतरेबाजी। करुकाल 2, खासकर आज के करुकाल में सब कुछ छूछा छूछा। करुकाल 3, विश्वयुद्ध की शंकाएं बढ़ती करुकाल के आगोश में। करुकाल 4, ये कहलाता सबका अपना होता नहीं किसी का, खुद का भी नहीं, करुकाल का आलम ऐसा। करुकाल 5, जिन्हें बांटा और बटोरा नहीं जा सकता, करुकाल में अफसोस बहुत होता। करुकाल 6, अकड़कर बैठा करुकाल जहां आदमी नुमा चेहरे झांकते ताकते रहते पूनम से अमावस तक। करुकाल 7, अध्यायों के भीतर अध्याय, करुकाल की सुरंग में सूझता नहीं रास्ता। करुकाल 8, उधड़ा चेहरा उस जैसा ऊपर नीचे बराबर, यही एक काम बचा बिना पैसे का माजरा करुकाल का। करुकाल 9, नाम रोशन करने वाला गुम हो जाता तो छिप जाता सूरज भरी दोपहरी, बादलों में कहीं तकाजा करुकाल का। करुकाल 10, ये भी करुकाल के ऑनलाइन धोखे से बाहर नहीं। करुकाल 11, चलते रहता उठापटक, करुकाल के इस बाजार में चेहरे के भीतर एक से बढ़कर एक चेहरे, कोई नहीं पहचानता किसी को जरूरत के बिना। करुकाल 12, मास्क लगाए सारे लोग दिखा करते थे बिना चेहरे वाले, अब बिना कुछ किए वैसे ही लगते करुकाल वाले। करुकाल 13, इधर करुण पुकार, आदमियत का अकाल, उधर हाथ उठाए खड़ा है करुकाल। करुकाल 14, छोटा सा डिब्बा उसके काम में आज शामिल नहीं रहता, वो भी कोविड-19 से लेकर अब के करुकाल में चूना कत्था रचा इतनी रगड़ खाता जितने ट्रॉली भर कसैले दाग वाले बर्तन, तो शायद वो अपने समय पर घर होती। करुकाल 15, इनकी दुनिया करुकाल में भी उतनी बड़ी जहां समाते। करुकाल 16, पहुंच न सका मामा के अंतिम दर्शन करने, दुखी मन बहुत कड़वाहट भरे करुकाल में। करुकाल 17, दांव पेच में सटाए लोग खुद नहीं समझ पाते जाना किधर, औरों को रास्ता बताते सयाने हो गए, अपने घर नाती पोते को करुकाल के आइकॉन बन आगे खींचते हैं। करुकाल 18, आज के करुकाल में लड़े मरे जाता जाति धर्म भाषा बोली के नाम आदमियत के दायरे से बाहर। करुकाल 19, मजहब के नाम थम नहीं रहीं करु घटनाएं। करुकाल 20, वक्त के द्वार पर उड़ने लगी करुकाल की धूल। करुकाल 21, करुकाल के कलपुर्जे फिट रहते जगह जगह। करुकाल 22, हो गया अचानक करुकाल की करुता का असर। करुकाल 23, वो भी वैसा ही दिखता, सिलसिला ये करुकाल का। करुकाल 24, नहीं कहा जा सकता करुकाल के इस दौर में।
करुकाल 25। करुकाल का सच चला आ रहा आज़ादी के वक्त से, छिड़के गए थे बीज जिसके नापाक इरादों से। करुकाल 26। काल का चक्र कोरोना में करुकाल। करुकाल 27। करुकाल की करुता मिटाने। करुकाल 28। करुकाल छाया। फैला था वायरस, मौतें हुई दुनिया भर, भीतर गया रचबस। करुकाल 29। एम्बुलेंस का हॉर्न, कोरोना का कहर, याद दिला जाता करुकाल का डर। करुकाल दुख अपार, वायरस फैला संसार, उधर युद्ध घमासान, क्या करोगे शमशान। ये कविता ऑस्ट्रेलिया की पत्रिका ऑस्ट्रेलियांचर में 2024 में प्रकाशित है। करुकाल 30। इस करुकाल में आदमी पैतरे बदलता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं का न रहता। करुकाल 31। करुकाल में लोग यूं बनाते फिरते, बना तो मैं भी था उनको बनाकर। उक्त 31 कविताओं में करुकाल शब्द का सटीक प्रयोग कवि मीन केतन प्रधान ने किया है। इसके अलावा महानदी काव्य संग्रह में भी इस विषयक कविताएं हैं। इससे ज्ञात होता है कि कवि कोरोना के समय का ही नहीं, एक तरह से भारत विभाजन का संकेत करता हुआ आज तक के युग जीवन में विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में व्याप्त कड़वाहट, करुता, करुण, कारुणिकता, गहरा विषाद, शोक आदि प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों के मद्देनजर करुकाल कहता है, जो कविता की नई धारा के लिए सटीक नामकरण है। करुकाल संग्रह में पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं हैं, जिसका मूल भाव करुणा और शोक है। ये भी उसी करुता के अंतर्गत परिगणित है। इसके अलावा नया सांचा, वह, दिमाग में, जिंदगी, बचपन, तिरंगे का भार सहित अंत में कविता शीर्षक महानदी पुल से समाप्त होता है। इनमें भी कोरोना काल के पहली और बाद की दुनिया में दृष्टिगोचर होती मानव व्यवहार की विकृतियां, भ्रष्टाचार, छीना झपटी, पैतरेबाजी, मारपीट, लड़ाई, बम बारूद आदि के दुष्प्रभाव से छटपटाती, कराहती, लहूलुहान होती मानवता की दारुण व्यथा को हमारे समक्ष लाती है। करुकाल काव्य संग्रह की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं उल्लेखनीय है। करुकाल की कविताओं में यथार्थ का कठोर चित्रण हुआ है। करुकाल की कविताएं अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ से टकराती हैं। इसमें भ्रष्टाचार, सत्ता का अन्याय, शोषण और आमजन की चुप्पी को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। कवि की दृष्टि पैनी है और भाषा धारदार। करुकाल कविता 30 की ये पंक्तियां अवलोकनीय हैं। मारो उसे नंगे को, उसकी टांगे चीरो, मजाक बना कानून, दुनिया बचाओ। कुकुर से बदतर ये असमत लूटते दरिंदे, हत्या से डरते नहीं, सीधे ऊपर भेजो। कवि में विद्रोह और प्रश्नाकुलता का भाव भी है। इस संग्रह में कवि केवल दर्शक नहीं, बल्कि विद्रोही है। वो व्यवस्था से सवाल करता है, लोगों की चुप्पी को तोड़ने का आह्वान करता है और परिवर्तन की पुकार करता है। कविताएं पाठकों को झकझोरती हैं और आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए ये उदाहरण। फंसे रहोगे इस तरह, खुद बढ़कर देखो, नहीं कोई बचाएगा, रास्ता निकलेगा। वैयक्तिक भावनाओं का चित्रण करुकाल काव्य संग्रह की अपनी विशेषता है। प्रधान जी ने पिता के लिए नामक शीर्षक से 19 कविताएं संकलित की हैं। अपने पिता के नहीं रहने की पीड़ा की मार्मिक चित्रण देखिए। पिता के बाद सिमट गया घर, बिखरा पड़ा सामान, कामकाज सारा जैसा का वैसा, अब सारा बिखरा बनता जा रहा स्वीकार। ये कविता प्रधान जी के शोक और शून्यता की भावना को बड़ी सहजता और संवेदनशीलता से दर्शाती है। पिता के न रहने पर जो मानसिक और भावनात्मक असर परिवार पर पड़ता है, वो इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। इस संग्रह की अंतिम कविता का शीर्षक महानदी पुल से है। महानदी संग्रह में इसे समाहित किया जा सकता था, पर ऐसा शायद इसलिए नहीं किया गया होगा कि इस कविता में अतीत की स्मृतियों का विषाद है, ऐसा विषाद जिसका आखिरी छोर नाउम्मीदी है। महानदी कवि को कहीं नहीं छोड़ती और कवि महानदी को। तब ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि दोनों संग्रहों को श्रृंखलाबद्ध कहता हुआ कवि एक ही प्रकार की अपनी बात के अंतर्गत कहता है, महानदी मेरे जीवन का पर्याय है। ये बात उनके व्यक्तित्व के आकलन में 100% खरी उतरती है। करुकाल काव्य संग्रह की भाषा शैली छोटे छोटे वाक्य वाली अत्यंत सरल, सहज एवं बोधगम्य है। बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ समेट लेने का गुण इनका एक विशिष्ट पक्ष है। कुल मिलाकर दोनों ही काव्य संग्रह साहित्यिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर मीन केतन प्रधान समस्त पाठकों, शोधार्थी एवं समीक्षकों के मध्य सम्मानजनक स्थान के पूर्णतः अधिकारी हैं। कवि मीन केतन प्रधान जी के साहित्यिक प्रदय को लक्षित कर आलोचक डॉक्टर बेठियार सिंह साहू ने लिखा है, इतिहास के दोहराए जाने की बात अक्सर सुनने में आती है।
ये कार्य साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से रायगढ़ छत्तीसगढ़ अंचल से हुआ है। करीब 100 वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र से पंडित मुकुटधर पांड्ये ने तत्कालीन विशेष काव्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर छायावाद नामकरण किया था। इसी तरह हाल के वर्षों में घटित वैश्विक कोरोनाकालीन कड़वे अनुभवों के दौर में हो रही रचनाओं की गुणधर्मिता को केंद्र में रखकर करुकाल नाम दिया गया है। आने वाले समय में आलोचकों समीक्षकों की समुचित दृष्टि इस पर पड़ती है तो हिंदी साहित्य जगत में छायावाद की 1 शताब्दी बाद करुकाल नामकरण पुनः रायगढ़ अंचल से अभिहित हुआ ऐसा सिद्ध होगा। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की इन विशिष्ट काव्य कृतियों को पढ़कर पाठकों को अपने परिवेश के जीवंत रूप के दर्शन होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नमस्कार। आज हम डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के 2 महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों पर बात करने वाले हैं, महानदी और करुकाल। जी। हमारे पास इन संग्रहों पर कुछ समीक्षाएं और विश्लेषण भी हैं, जिनमें डॉक्टर रमेश कुमार टंडन और यामिनी राठौर जैसे आलोचकों की टिप्पणियां शामिल हैं। हाँ, महत्वपूर्ण विश्लेषण है ये। तो आज हमारा इरादा है कि इन दोनों संग्रहों के जो मुख्य विचार हैं, उनकी शैली और उनका साहित्यिक महत्व क्या है, इसको थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं महानदी की। ये संग्रह, जैसा नाम से ही जाहिर है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, उसके आसपास की संस्कृति, जीवन मूल्य और वहाँ के सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है। हाँ, कवि की उत्सभूमि है वो, उनके अपने अनुभव वहाँ झलकते हैं। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि संग्रह की पहली कविता महानदी कवि ने सिर्फ 21 साल की उम्र में लिखी थी। अच्छा, 21 साल की उम्र में? हाँ, जिसमें नदी किनारे एक बेरोजगार नौजवान की जो मनःस्थिति होती है वो दिखाई देती है। ये तो काफी प्रभावशाली है। और देखिए, इस संग्रह की खूबी ये है कि ये सिर्फ नदी की सुंदरता का बखान नहीं करता। सही कहा। इसमें नदी के अलग अलग रूप, जैसे बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, और कैसे वो इंसानी जिंदगी के उतार चढ़ाव से जुड़ते हैं, ये दिखाया गया है। मतलब प्रकृति और जीवन का एक गहरा संबंध। बिल्कुल। गांव का जीवन, लोक संस्कृति, उसका एक जीता जागता चित्र मिलता है। और कवि सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे, वो भोगता है, उन्होंने वो जीवन जिया है। हाँ, ये महसूस होता है पढ़ते हुए। इसलिए वो जीवन की मुश्किलें, आम आदमी का दर्द, विकास को लेकर जो एक छटपटाहट होती है, यहाँ तक कि राजनीतिक खोखलापन, पूंजीवादी चालें, इन सब पर भी बात करते हैं। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, उनकी व्यथा, वो भी उभर कर आती है। और माँ शीर्षक कविताएं भी हैं जो बहुत मार्मिक हैं। हाँ, मैंने पढ़ी हैं। माँ के जाने का जो दुख है, वो जिसे महानदी की उस विशाल सांस्कृतिक चेतना में कहीं घुल मिल जाता है। अच्छा, और अगर हम इसकी शैली मतलब क्राफ्ट की बात करें तो महानदी करुकाल से कैसे अलग है? भाषा कैसी है इसकी? देखिए, महानदी में हमें ज्यादा रूपात्मकता या कह सकते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज मिलती है। अच्छा। कवि प्रतीकों, बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, दृश्य उभारते हैं। भाषा में एक नदी जैसा ही सहज प्रवाह है। कहीं कहीं थोड़ी गद्यात्मक लगती है, पर उसमें गहराई बहुत है। और छत्तीसगढ़ी और हिंदी का जो मेल है, उससे भाषा में एक खास मिठास, एक मिट्टी की गंध आती है। भावनात्मक जुड़ाव बनता है। और प्रतीक वगैरह? हाँ, प्रतीकों का इस्तेमाल है, पर बहुत सूक्ष्म। जैसे कुर्री कविताएं हैं जो सरसी छंद में हैं। एक पारंपरिक छंद मुकुटधर पांडे की याद दिलाती हैं। और ये सब हकीकत पर आधारित है, कोरी कल्पना नहीं। समझ गई। तो ये हुई महानदी की बात। अब आते हैं करुकाल पर। इसका तो मिजाज बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये संग्रह 2020-21 का जो कोरोना काल था, उस त्रासदी पर आधारित है। और ये करुकाल शब्द, इसका क्या मतलब है? सिर्फ महामारी? नहीं, सिर्फ महामारी नहीं। जैसा कि कुछ आलोचकों ने इशारा किया है, ये शायद उस कड़वाहट, उस दुख, उस विषाद का प्रतीक है जो भारत विभाजन से लेकर आज तक समाज में कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। एक व्यापक अर्थ है इसका। गहरा अर्थ है। इस संग्रह में पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं हैं। उनमें शोक और करुणा का भाव मुख्य है। जी। और ये कविताएं सिर्फ महामारी का दर्द नहीं दिखाती, बल्कि उस दौर में और उसके बाद भी इंसानी व्यवहार में जो गिरावट आई, भ्रष्टाचार, छीना झपटी, हिंसा, उसका बहुत कठोर, बहुत बेबाक चित्रण करती हैं। हाँ, वो तीखापन महसूस होता है। कवि यहाँ व्यवस्था की नाइंसाफी, शोषण और उस पर आम आदमी की जो चुप्ती है, उस पर तीखे सवाल उठाते हैं। वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो विद्रोही हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसकी शैली, आपने महानदी की भाषा के प्रवाह की बात की, यहाँ कैसी है भाषा? और ये करुकाल शब्द का 31 कविताओं में 31 बार आना, इसका कोई खास मतलब? हाँ, ये दोहराव जानबूझकर किया गया लगता है।
ये उस दौर की भयावहता, उसकी सर्वव्यापकता को दिखाता है। जहां तक भाषा की बात है, यहाँ कविताएं सीधे सीधे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से टकराती हैं। अच्छा। भाषा बहुत पैनी है, धारदार। कवि की नज़र समाज की नब्ज पर है। भाषा यहाँ बहुत सीधी, सरल है, छोटे छोटे वाक्य, लेकिन कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की ताकत है। महानदी की चित्रात्मकता से काफी अलग। ये बहुत दिलचस्प है कि दोनों संग्रह कितने अलग हैं, पर फिर भी शायद कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि महानदी की जो आखिरी कुर्री कविताएं हैं, उनमें एक पंक्ति आती है, करू कविता के बोर। ऐसा लगता है जैसे वो करू काल के आने का संकेत दे रही हो। अरे वाह। और एक आलोचक हैं डॉक्टर बेठियार सिंह साहू, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये करू काल नामकरण शायद रायगढ़ अंचल से हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का इशारा हो सकता है, जैसे कभी छायावाद आया था। हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, एक संभावना। तो अगर हम संक्षेप में कहें, महानदी हमें बिंबों और प्रतीकों के सहारे जीवन और संस्कृति की गहराइयों में ले जाती है, जबकि करूकाल हमें सीधे यथार्थ से रूबरू कराती है, एक विद्रोही तेवर के साथ। बिल्कुल। और दोनों ही कवि के अपने अनुभव और उनकी सामाजिक चिंता से गहरे जुड़े हैं। और महानदी तो, जैसा कवि ने कहा भी है, उनके लिए जीवन का ही पर्याय है। निश्चित रूप से ये दोनों संग्रह हमें दो अलग अलग धरातलों पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक नदी की सांस्कृतिक धारा में बहता है, तो दूसरा एक बहुत मुश्किल दौर के सदमे, दर्द और उसकी आलोचना को सामने रखता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार मन में आता है, देखिए, ये कविताएं भले ही एक खास समय और जगह से जुड़ी हैं, पर बात तो ये उन मानवीय भावनाओं की करती हैं जो हम सब महसूस करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ाव, दुख, अन्याय पर गुस्सा, मुश्किल समय में अर्थ की तलाश। सही है। तो सवाल ये उठता है कि किसी खास अनुभव, किसी खास दौर पर इतनी गहराई से सोचना हमें अपने आज के, अपने व्यापक ऐतिहासिक क्षण को समझने में कैसे मदद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। अपने समय को समझने के लिए ऐसे विशिष्ट अनुभवों पर विचार करना जरूरी है।